Hello students, welcome back to Prep On. These days we are studying Indian polity. अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. वी आर स्टडिंग पार्ट 5th. उससे आगे बढ़ते हैं. पार्ट 5th of the Constitution and we are studying Union Executive. And we know executive is the law implementation agency of the government. So that is the government of India for our purpose in part 5th. The Union Executive comprises President, Vice President and Council of Ministers along with Attorney General of India. वो हम बाद में करेंगे. तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति we have done. Now it is Council of Ministers in the Union Executive. Council of Ministers. Council of Ministers. Council of Ministers comprises three types of ministers: cabinet ministers, minister of state, डिप्टी मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक सिंगल बॉडी होती है, मंत्री परिषद, जिसमें 3 तरीके के मंत्री हो सकते हैं. द हाईएस्ट रैंक्ड मिनिस्टर्स आर कॉल्ड कैबिनेट मंत्री. ये रैंक्स हैं, ओहदे हैं. इंग्लैंड से सिस्टम हम लेते हैं. द हाईएस्ट रैंक्ड मिनिस्टर्स आर कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स. अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर देयर मे बी राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट. यह स्टेट का मतलब ये नहीं है कि किसी राज्य से आया है, ये पद का नाम है. मतलब जो छोटा मंत्री होता है दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनमें से कुछ हो सकते हैं विद स्वतंत्र कार्यभार, इंडिपेंडेंट चार्ज, और हो सकता है डिप्टी मिनिस्टर. एक मंत्रालय में जो मंत्रालय बड़े हैं जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हो सकता है कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ 1 या 2 राज्य मंत्री हैं. हो सकता है डिप्टी मिनिस्टर भी हो सकता है ना हो, या हो सकता है सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही हो और ये दोनों ना हो. ये प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है. तो 3 तरीके के मंत्री हो सकते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री. अगर ये लिखा हो इट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इसका मतलब ये समझा जाता है कि ये खुद अपने छोटे विभाग का हेड है और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है. यदि इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं लिखा है देन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट शैल रिपोर्ट टू कैबिनेट मिनिस्टर. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज निर्मला सीतारामन इज फाइनेंस मिनिस्टर. अंडर हिम देयर इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर, बट ही इज नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज. ही इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपोर्टिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर. या इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री भी हो सकते हैं. ये प्राइम मिनिस्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. 3 तरीके के मंत्री हो सकते हैं. जो कैबिनेट मंत्री होते हैं यही एक्चुअली होते हैं द रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कहते हैं ना, कैबिनेट ने फैसला ले लिया, कल जैसे कैबिनेट ने फैसला लिया. कैबिनेट हैज अपॉइंटेड 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. विधि आयोग लॉ कमीशन को अपॉइंट किया है. तो कैबिनेट ये भारत सरकार है. जो रियल फैसले लेती है, जो सारे इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, वो लेती है कैबिनेट ऑफ इंडिया. एंड कैबिनेट इज अ सबसेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव टू अटेंड. मिनिस्टर ऑफ स्टेट मे बी कॉल्ड, डिप्टी मिनिस्टर आर नेवर कॉल्ड टू अ कैबिनेट मीटिंग. ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक हेडेड बाय प्राइम minister. This is parliamentary form of government we are talking of. So there is a cabinet. And to assess the cabinet, there is a cabinet secretariat. होता है एक cabinet secretariat. Headed by Prime Minister, functionally headed by Cabinet Secretary.
भारत सरकार को सहायता देने के लिए जो उसका ऑफिस होता है उसे कहते हैं कैबिनेट सचिवालय, और कैबिनेट सचिवालय का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखना है। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज एक्चुअली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, बट डे टू डे इट इज रन बाय अ कैबिनेट सेक्रेटरी, द सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है यूजुअली उसे ही अपॉइंट किया जाता है एज कैबिनेट सेक्रेटरी। सो द कैबिनेट ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, all of them are headed by prime minister. इन सबके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, because we follow a parliamentary form of government. So you have understood there is a cabinet secretariat which is nominally headed by prime minister, but day to day it is run by a cabinet secretary, the senior most officer in the Indian administrative service. So there is a council of minister जिसको हम भारत सरकार कह देते हैं। संविधान में इसका नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ अब कुछ प्रोविजंस देखते हैं। आर्टिकल 74 आपको याद करने की नीड नहीं है। आर्टिकल 74 से आर्टिकल 78 तक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 74 इंपॉर्टेंट, आर्टिकल याद करने की नीड आपको नहीं है। देयर शैल बी a council of minister with PM at the head to aid and advise the president। हुआ करेगी एक मंत्री परिषद, और यहां लिखा है उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। So there shall be a council of ministers with who at the head? PM at the head. और क्यों होगी? To give advice to president, because all the actions of the country are taken in the name of president, but on the advice of council of ministers. If this is so, we have a parliamentary form of government. राष्ट्रपति के नाम पे सारे काम होते हैं, but on the advice of council of ministers headed by PM. Such is the arrangement. That arrangement is called parliamentary form of गवर्नमेंट। तो हुआ करते हैं एक राष्ट्रपति। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने एक कर दिया, एक बाइंडिंग कर दी कि राष्ट्रपति शैल एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओरिजिनल आर्टिकल में तो नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को एडवाइस माननी पड़ेगी, लिखा है एडवाइस देने के लिए है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इसमें ऐड कर दिया कि राष्ट्रपति को जो एडवाइस दी जाएगी ही हैज टू फॉलो द एडवाइस। मतलब प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज हिज ओन विजडम, ही हैज टू फॉलो व्हाटएवर एडवाइस इज गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट इसको चेंज कर दिया गया। हाउएवर राष्ट्रपति में return the advice for the reconsideration of Council of Ministers, but once only। 44th Amendment Act जनता पार्टी ने पास किया था, 42nd in the time of इंदिरा गांधी, in the time of emergency। इसी में ऐड कर दिया गया राष्ट्रपति एक बार एडवाइस को वापस भेज सकते हैं मंत्री परिषद की रिकंसिडरेशन के लिए। ही कैन सेंड बैक द एडवाइस फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट एक ही बार भेज सकते हैं। इफ द सेम एडवाइस कम्स बैक देन राष्ट्रपति हैज टू साइन द एडवाइस। तो थोड़ा मार्जिन ये दे दिया गया कि राष्ट्रपति कैन थिंक ओवर द एडवाइस, एंड इफ ही थिंक्स इट शुड गेट मॉडिफाइड देन ही मे सेंड बैक द एडवाइस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, please reconsider it। Government reconsiders it, government change it, government may not change it. If the government sends back the same advice, then Rashtrapati has no other option, he has to give his assent to the advice। So the final picture is this, that the Rashtrapati shall take every action on the advice of Council of Ministers, provided that he can send back the advice once only for the consideration of the Council of Ministers if
they send back the same advice, then Rashtrapati has no other option. He has to abide by the advice is the final picture as per Article 74. Now, एक बार वापस भेज सकते हैं कि आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है। एक बार आपको मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोच लें कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना सही है या नहीं है। अगर सरकार वापस ये एडवाइस भेजती है कि हाँ सही है, तो राष्ट्रपति हैज नो अदर ऑप्शन देन टू साइन द ऑर्डर ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल लाइक दिस। तो इस तरीके से वापस भेज सकते हैं। आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। आर्टिकल याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 75 क्लॉज 1, द PM shall be appointed by the president and other ministers are appointed by the president on the advice of PM। देखिए, कभी क्वेश्चन आ जाए कि हु अपॉइंट्स द PM, तो हो सकता है उसमें ऑप्शन हो नन ऑफ द अबव। तो आप ये देखेंगे आर्टिकल 75(1) में PM का बाकायदा अपॉइंटमेंट होता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सो द PM इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज ऑल अदर मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ whom? ऑन द एडवाइस ऑफ PM। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे और बाकी मंत्री राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन उनको करेंगे जिनका नाम बताएंगे प्राइम मिनिस्टर। मतलब उनके मंत्री कौन होंगे ये तय करने का सिर्फ अधिकार संविधान ने दिया है प्राइम मिनिस्टर को। इट इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू डिसाइड हु शैल बिकम मेंबर ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Whatever name he suggests, the president is bound to appoint them as ministers. So, कह सकते हैं the whole government of India is appointed by the president. तो फॉर्मली PM का अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। PM बनेंगे कौन? PM बनेंगे उस पार्टी के नेता जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। वो जो बहुमत प्राप्त वाले MP हैं, जिसका नाम वो बताएंगे कि हम इनको मानते हैं अपना लीडर, उनका नाम सुझा दिया जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति विल इशू द फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। 75(3) very very important. The council of ministers shall be collectively responsible to Lok Sabha। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ये प्रोविजन क्लॉज 3, आपको क्लॉज ना भी नहीं याद करना है। 75(3) द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हाउ एज ए होल शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। भारत सरकार किसको आंसरेबल है? भारत सरकार भारत की जनता को आंसरेबल है। किस तरीके से? भारत सरकार आंसरेबल है लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा को चुनती है भारत की जनता। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अकाउंटेबल टू द पीपल इनडायरेक्टली थ्रू लोकसभा विच इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। लोग सीधे वोट देते हैं, चुनी जाती है लोकसभा, और जिसका बहुमत होता है लोकसभा में वही बना लेता है सरकार देश की। उन्हीं में एक हो जाता है प्रधानमंत्री, कुछ हो जाते हैं मंत्री। So the government of India, that is called Council of Ministers, shall be collectively responsible to Lok Sabha। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकलते हैं, यहीं से लिखा कहीं नहीं है। तो ये कैसे तय होगा कि भारत सरकार लोकसभा में कौन बनाएगा? इसी क्लॉज से तय होता है कि द पार्टी विच हैज ऑब्टेन्ड मेजॉरिटी इन द लोकसभा शैल फॉर्म द गवर्नमेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब
जिसके पास बहुमत है, जिसके पास मेजोरिटी है। 543 लोग हैं लोकसभा में, 272 प्लस जिसके पास आ जाएंगे वो बना लेगा लोकसभा में गवर्नमेंट, क्योंकि लोकसभा ही देखेगी कि किसके पास बहुमत है। तो मेजोरिटी पार्टी ही फॉर्म करती है लोकसभा में गवर्नमेंट। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये निकलता है आर्टिकल क्लॉज 3 से, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। इफ, देखिए यहीं पर, इफ पार्टी लूजेस मेजोरिटी इन लोकसभा it has to resign as government। देखिए, जिस पार्टी का बहुमत था, अगर उस पार्टी के लोग बहुमत खो दे लोकसभा में, कल 274 थे, 274 थे, लेकिन कुछ लोगों का इस्तीफा हो गया, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी और वो नंबर 272 से कम हो गया। इसका मतलब वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा को नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि ऐसा होगा, इसका मतलब अपोजिशन मेंबर्स, अगर उनको लगता है कि पार्टी ने बहुमत खो दिया है, तो वो ले आएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। यहीं से पता लगा कि अविश्वास प्रस्ताव कौन से हाउस में आ सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है सिर्फ लोकसभा में। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। इसलिए गवर्नमेंट बनेगी तो लोकसभा में बनेगी और गिरेगी तो लोकसभा में गिरेगी। अपोजिशन को अगर लगता है कि हालात गड़बड़ है, अपोजिशन ले आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंड इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिजाइन। क्लियर? इसका मतलब लोकसभा सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, यही सरकार बनती है, यही सरकार गिरती है। क्वेश्चन आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी ब्रॉट एंड पास्ड ओनली इन विच हाउस? ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा का नो कॉन्फिडेंस मोशन से भी मतलब नहीं है। ये सब यहां से निकलता है। यहीं से यह भी तय हो जाता है देखिए, एक सॉरी एडवांस पॉइंट है, आपके सीआईएल वगैरह सब में नहीं आएगा, बट इसका जिक्र आया है तो समझ लीजिए। इसी क्लॉज से तय हो रहा है कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने की वजह कुछ भी हो सकती है, वो व्यक्तिगत कारणों से दे सकते हैं। हिज हेल्थ इज नॉट ओके एंड ही मे रिजाइन फ्रॉम हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, और he has to resign because against him has been passed no confidence motion, whatever may be the reason। if the PM resigns, मतलब अगर PM रिजाइन करेंगे तो इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लॉज के अंदर ये मीनिंग माना जाएगा कि उनके मंत्री परिषद के सारे मंत्रियों को रिजाइन करना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि PM रिजाइन कर दे, बाकी मंत्री वही रहे, वो सरकार तो गिरी मानी जाएगी। ये बात अलग है कि दोबारा नए व्यक्ति को PM बनाया जाएगा, वो अपनी नई सरकार को दोबारा से ओथ दिलवाएगा। तो इफ PM resigns, it means all the ministers in the council have to resign compulsorily। ये नहीं पॉसिबल है कि मंत्री वही रहें और PM रिप्लेस हो जाए। PM is not replaceable, the whole council of ministers has to be replaced if PM resigns। मंत्री इस्तीफा दे दे तो फर्क नहीं पड़ता, PM इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये भी यहीं से फ्लो होता है। इसलिए काउंसिल के लिए कहते हैं that it swim together and sinks together। किसके लिए कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए कहते हैं। ये लोग ऑफिस में रहते हैं तो एक साथ रहते हैं। दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम्स टुगेदर एंड सिंक्स टुगेदर। ये जो मंत्री परिषद है एक ही साथ स्विम करती है और डूबती है तो एक ही साथ डूबती है। ये कहा जाता है जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। सो दे स्विम टुगेदर एंड दे सिंक टुगेदर। ये यहां से तय होता है। So this is the government of India called Council of Ministers। It is the duty of the PM
टू inform the president of all the decisions taken by the Council of Ministers under Article 78। आर्टिकल याद करने की नीड नहीं है, बस समझ लीजिए प्रधानमंत्री की यह संवैधानिक ड्यूटी है आर्टिकल 78 में कि वो समय समय पर राष्ट्रपति को बताते रहेंगे कि उनकी सरकार क्या फैसला ले रही है, उनकी सरकार कौन सा बिल पास करने जा रही है, उनकी सरकार कौन सा बिल ला रही है। राष्ट्रपति को यह जानने का पूरा संवैधानिक अधिकार है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे कैसे काम कर रही है, इसलिए बोल देते हैं अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए क्या राष्ट्रपति को राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो आप बोलेंगे हाँ, आर्टिकल 78 में 78 में राष्ट्रपति को राइट टू इंफॉर्मेशन है। वो पीएम से पूछ सकते हैं अगर पीएम खुद नहीं बताते हैं कि भारत सरकार कैसे कैसे काम कर रही है, बिकॉज भारत सरकार को अपॉइंट किसने किया था, राष्ट्रपति ने। तो राइट टू इंफॉर्मेशन है इसमें। दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, sufficient for you. So we have discussed union executive in the form of president, in the form of vice president, in the form of council of ministers. 3 पॉइंट और लिख लीजिए, रादर 2 पॉइंट और लिख लीजिए। प्रेसिडेंट में आपको नहीं बता पाया था। ऑल एग्जीक्यूटिव actions of the union are done in the name of president। बता तो दिया था मैंने आर्टिकल 53 में लिखा है कि भारत के सारे काम किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, फैसला लेती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अंडर आर्टिकल इसी में लिख लीजिए प्रेसिडेंट इज Supreme Commander of Armed Forces। President is Supreme Commander of Armed Forces। All the 3 chiefs of Air Force, Army and Navy are appointed by the Prime Minister। इस नाते वो होते हैं सुप्रीम कमांडर। जितनी वॉर्स इंडिया अनाउंस करेगी, वॉर्स के बाद ट्रीटी साइन करेगी, वो भी किसके नाम पे साइन होती हैं, राष्ट्रपति के नाम पर। अगर इंडिया वॉर अनाउंस करेगी तो इंडिया राष्ट्रपति के नाम पर वॉर अनाउंस करेगी। इन 2 कारणों से वो कहलाते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ऑल द 3 सेना चीफ्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इफ इंडिया डिक्लेयर्स एनी वॉर, इट डिक्लेयर्स so in the name of president, and if India concludes any war and signs any treaty, it is signed in the name of president. For these 2 major reasons, he is called Supreme Commander of Armed Forces. Under Article 72, President has power to pardon। क्योंकि पार्डनिंग पावर की बहुत अभी रिसेंट में बात हुई है, तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को बहुत सारी पार्डनिंग पावर्स हैं, उनके पास पार्डनिंग पावर्स हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी अपना पार्डन दे सकते हैं। राष्ट्रपति हैज वेरियस पार्डनिंग पावर्स। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला हो तो वो दे सकते हैं पार्डन। और जब पार्डन के लिए कोई व्यक्ति उनसे एप्लीकेशन देता है तो उसे कहते हैं मर्सी पिटीशन। पार्डनिंग पावर्स तो राष्ट्रपति में गिव पार्डन by anybody may file a mercy petition before the president कि मुझको डेथ सेंटेंस दिया गया, ऐसे माफ कर दीजिए। पार्डनिंग पावर्स में कुछ होती हैं इस तरीके से। जब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति ने पार्डन दे दिया तो हम कहते हैं कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ सेंटेंस हो गया, उन्होंने डेथ सेंटेंस को भी 0 कर दिया।
जब राष्ट्रपति हाईएस्ट किसी भी सेंटेंस को जीरो कर दे तो कहते हैं उन्होंने पार्डन कर दिया। अगर मतलब वो पार्डन किस तरीके से दे सकते हैं, अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति ने कम्यूटेशन कर दिया तो उन्होंने कम्यूटेशन कर दिया कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट। भगत सिंह को लॉर्ड इरविन ने डेथ सेंटेंस दे दिया था। भगत सिंह को डेथ सेंटेंस दिया गया था तो गांधी जी ने गांधी इरविन टॉक्स में लॉर्ड इरविन से कहा था कि अगर आप पार्डन नहीं कर सकते तो इसे कम्यूट कर दीजिए, कम से कम लाइफ पे कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब हायर सेंटेंस को लोअर सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे तो कहलाता है कम्यूटेशन। डिक्रीजिंग द सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। एक होता है रेमिशन, डिक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ द सेंटेंस पनिशमेंट। 10 साल का कठोर कारावास दिया जाता है तो राष्ट्रपति कर देंगे 10 साल को 8 साल कर दो, लेकिन कठोर का कठोर रहेगा। अगर कठोर को सिंपल कर देंगे तो हो जाएगा कम्यूटेशन। तो हो सकता है रेमिशन दे दिया जाए, मतलब डिक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ द पनिशमेंट इज कॉल्ड रेमिशन। रेमिशन भी दे सकते हैं। रिस्पाइट भी दे सकते हैं, डिक्रीजिंग पनिशमेंट ऑन सम स्पेशल ग्राउंड। डिक्रीजिंग पनिशमेंट ऑन सम स्पेशल ग्राउंड। रिस्पाइट कोई स्पेशल ग्राउंड है। जब ये सेंटेंस दिया गया था, पनिशमेंट दिया गया था, तब तो मैं यंग था, लेकिन अब मुझको 20 साल हो गए हैं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुझको दिया गया है। अब मेरी एक टांग नहीं है या मैं काफी बीमार रहने लगा हूं या कुछ भी, किसी भी ग्राउंड पे वो होना चाहिए स्पेशल। किसी स्पेशल ग्राउंड पे अगर क्षमा या सेंटेंस कम कर दिया जाए उसे कहते हैं रेस्पाइट और रिप्रीव। अगर सेंटेंस या पनिशमेंट को रोक दिया जाए कुछ समय के लिए, इसे कहते हैं रिप्रीव, सॉर्ट ऑफ स्टे ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस तारीख को ये डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, तो तुरंत व्यक्ति ले सकता है क्या, रिप्रीव ले सकता है कि तुरंत सेंटेंस एकदम उस दिन ना दिया जाए, मैं और भी एप्लीकेशंस लगाना चाहता हूं। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर्स हैं, जिनको कह देते हैं पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्रीव। जब सेंटेंस ऑल टुगेदर खत्म कर दें तो पार्डन हो गया, सेंटेंस का नेचर कम कर दें तो कम्यूटेशन हो गया, ड्यूरेशन कम कर दे तो रेमिशन हो गया, किसी स्पेशल ग्राउंड पे पनिशमेंट कम कर दे तो रेस्पाइट हो गया, रिप्रीव मतलब सेंटेंस को कुछ समय के लिए एग्जीक्यूट होने से रोक दिया जाए तो रिप्रीव। ये सारी पावर्स राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में है। ऐसे ही गवर्नर को आर्टिकल 161 में है। गवर्नर भी राज्य से संबंधित कानूनों के तहत दे सकते हैं क्या, डेथ पार्डन दे सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। गवर्नर डेथ सेंटेंस को ऑल टुगेदर जीरो नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकते हैं गवर्नर, लेकिन डेथ सेंटेंस का पार्डन सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। दिस इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मर्सी पिटीशन, ये दाखिल करता है कोई व्यक्ति होम मिनिस्ट्री में और हो जाता है। एक वर्ड सुना होगा आपने, पैरोल। पैरोल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है जिसे कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल से बाहर भेज दिया जाता है उसकी एप्लीकेशन पे। तो पैरोल इज अ वेरी वेरी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट बाय विच somebody sentence can be suspended for a few days। उसे छुट्टी सी दे दी जाती है कि घर में कुछ प्रॉब्लम है, पेरेंट फैमिली में कोई बीमार है या कोई शादी है तो 15 डेज की आपको पैरोल दी जाती है। तो वो पैरोल होती है, उसका संविधान से मतलब नहीं है, वो तो एक छोटा सा कानून के तहत छोटा सा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। दिस इज दिस थिंग। Ordinance making power of president can make law if parliament
इज नॉट इन सेशन। देखिए पार्लियामेंट बताऊंगा तो और समझ में आ जाएगा, पर इतना समझ लीजिए आर्टिकल 123 एग्जाम में कई बार आ जाता है। वैसे लॉ बनाने का काम किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, लेकिन पार्लियामेंट सारे साल नहीं बैठता, सत्रों में बैठता है, सेशंस में बैठता है। जैसे आजकल बजट सेशन चल रहा है, अगर पार्लियामेंट ना बैठा हुआ हो और लॉ बनाना बहुत जरूरी हो तो पार्लियामेंट के बिहाफ पे जब राष्ट्रपति लॉ बना देते हैं उसे कहते हैं अध्यादेश। और इस अध्यादेश का फोर्स ऐसे ही होगा जैसे कि पार्लियामेंट्री लॉ का होता है। बाद में पार्लियामेंट बैठेगा तो इस अध्यादेश को लॉ में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन तब तक ये अध्यादेश लॉ जैसे ही काम करेगा। तो राष्ट्रपति कैन ऑल्सो मेक लॉ बट ऑन द कंडीशन दैट द लॉ मेकर्स are not in the session. Parliament is not sitting. When the parliament is out of session, in that situation, if need be, the Rashtrapati can make a law. Such a law, if it is made by president, is called अध्यादेश। अध्यादेश। This is called 123। जैसे कि ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस पास कर दिया था राष्ट्रपति ने, है ना, सरकार ने एडवाइस दी थी, तो बाद में वो कानून बन गया, लेकिन उससे पहले काफी दिन तक ऑर्डिनेंस के जरिए चला था। तो राष्ट्रपति कैन मेक लॉ इन द एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ये राष्ट्रपति की कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। नाउ तो पार्ट 5 में एग्जीक्यूटिव हो गया। अब यूनियन लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट, यूनियन लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 ये याद करेंगे आप, आर्टिकल 79 याद करना है। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट। भारत की पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में है? आप बोलेंगे 79 में है। पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? कंप्राइजिंग प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आई एम सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपुल। पार्लियामेंट में 3 एजेंसीज होती हैं, राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ द पीपुल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को कहा जाता है राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपुल को कहा जाता है लोकसभा। ये तीनों मिलाके कहलाते हैं पार्लियामेंट। लॉ मेकिंग बॉडी, व्हाट इज पार्लियामेंट? लॉ मेकिंग बॉडी। यूनियन, इसका मतलब होता है मेकर्स ऑफ लॉ, यूनियन लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट, क्वेश्चन आपको देंगे पार्लियामेंट कंप्राइजेस, ऑप्शन में होगा लोकसभा राज्यसभा ओनली, तो गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट कंप्राइजेस लोकसभा राज्यसभा एज वेल एज president. Why? Because the bill passed by Rajya Sabha and Lok Sabha becomes a law only when passed by the president. लोक सभा राज्य सभा बिल को पास कर देंगे, जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे बिल एक्ट नहीं बनता। इसका मतलब लॉ मेकिंग में राष्ट्रपति का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि लॉ मेकिंग में उनका रोल होता है, इसलिए ही इज पार्ट ऑफ व्हाट? पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, लेकिन उनके बिना कोई कानून नहीं बन सकता। बिल जब तक वो साइन नहीं करेंगे बिल एक्ट नहीं बनेगा। हेंस ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। याद रखेंगे पार्लियामेंट कंप्राइजेस राज्यसभा, लोकसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट। व्हाई? बिकॉज अंटिल ही साइंस अ बिल कैन नॉट बिकम्स एन एक्ट। आर्टिकल 79। नाउ 2 हाउसेज होते हैं, सो देयर इज राज्यसभा। आर्टिकल 80 में होती है राज्यसभा। कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा comprises not more than 238 members elected by elected MLAs of states and UTs। राज्यसभा आर्टिकल 80 में होती है। 238 मेंबर्स इलेक्टेड बाय होम? इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज।
राज्यसभा को सीधे जनता नहीं चुनती है, राज्यों के मेंबर्स चुनते हैं, दैट इज विधानसभा के। 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज के जो राज्यसभा मेंबर्स होते हैं, जो वो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो चुन, जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये चुन लेते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। 238 मेंबर्स कहां से आएंगे? राज्य एंड यूटी से आ जाएंगे। कितने? मैक्सिमम 238। कौन चुनते हैं? इलेक्टेड एमएलए। मतलब विधानसभा में अगर नॉमिनेटेड एमएलए हैं, अगर एक एंग्लो इंडियन है तो वो भाग नहीं लेगा। तो राज्यों के मेंबर्स और यूटी जहां जहां विधानसभा है उसके मेंबर्स चुनते हैं किसको? राज्यसभा के मेंबर्स को। एंड 12 मेंबर्स आर nominated by president from the areas of literature, art, science and social service। और 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। कहां से? उन क्षेत्रों से जहां विशेष काम किया हो कुछ लोगों ने। याद रखना है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, इन 4 क्षेत्रों में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन सम पीपल माइट हैव गिवन फ्रॉम दीज 4 एरियाज। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो राज्यसभा कंप्राइजेस 2 टाइप्स ऑफ मेंबर्स, 238 मैक्सिमम इलेक्टेड एंड 12 nominated। So total strength of राज्यसभा is 245। राज्यसभा की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 250, संविधान में 250 लिखी है। नॉट मोर देन 238 का मतलब इट कैन बी 238, इट कैन बी लेस देन 238 बट कैन नॉट बी मोर देन 238। तो इलेक्टेड मेंबर्स की हायर लिमिट 238 है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। तो राइट नाउ राज्यसभा में 233 तो इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं, तो 245। 250 कौन सी स्ट्रेंथ है? सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। 245 कौन सी है? एक्चुअल टोटल है। तो जब भी हम कोई मेजॉरिटी निकालते हैं तो 245 से निकालेंगे, 238 तक हम बना सकते हैं सीटें, 238 से ज्यादा नहीं बना सकते, कम बना सकते हैं। नॉट मोर देन 238, इट कैन बी लेस देन 238। तो राज्यसभा में आज तक 233 इलेक्टेड सीटें ही क्रिएट हुई हैं, 5 सीटें अभी क्रिएट होनी बाकी हैं। हमको अलाउड, हमने सैंक्शन ले रखी है, तो जितनी मेजॉरिटी है वो 245 से निकलती है। ये कहलाती है टोटल एक्चुअल स्ट्रेंथ, दिस इज सैंक्शनड टोटल। तो सारी मेजॉरिटी 245 से निकाली जाएगी। समझ में आ गया? वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी इस्तेमाल होती है। तो मैंने बताया टोटल माइनस वैकेंसी डिवाइड बाई 2+1, तो 245 माइनस वैकेंसी डिवाइड बाई 2+1, दिस इज सैंक्शनड टोटल, दिस इज एक्चुअल टोटल। कल आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि मान लीजिए 250 टोटल है और 50 वैकेंसी है, तो 250 माइनस 50 के आधे से एक ज्यादा इज दिस। मान लो पूरी राज्यसभा सारी सीटें रेडी हो जाए तो 101 हो जाएगी इफेक्टिव मेजोरिटी। तो 245 इज द एक्चुअल टोटल। तो 2 तरीके के मेंबर्स, और राज्यसभा के मेंबर्स को लोग नहीं चुनते, इट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, एमएलए चुनते हैं स्टेट्स और यूटीज की। इतनी बात समझ में आएगी, तभी नाम है इसका राज्यों की सभा। मेंबर्स राज्यों से चुनकर आते हैं। और किस राज्य के कितने मेंबर होंगे ये दिया हुआ है शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। किस राज्य से राज्यसभा में कितने मेंबर्स आएंगे ये दिया है शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। राज्यसभा सीट्स कहां मेंशन्ड है? शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दिस इज राज्यसभा आर्टिकल 80। राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है एज ए हाउस? राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, हैज नो टेन्योर। याद रखेंगे, राज्यसभा 1952 में एक बार बना था, तब से लगातार चला आ रहा है। राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता। इंपॉर्टेंट, राज्यसभा एज ए हाउस डज नॉट हैव एनी टेन्योर। हाउएवर, एज पर अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, nearly 1/3 of the members retire after every 2 years। मतलब हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। वैसे इसका मतलब ये हुआ मेंबर्स का टेन्योर
6 साल है। 3 बातें हो गई। राज्यसभा एज ए हाउस का कोई भी टेन्योर नहीं होता, क्योंकि वो हाउस का कोई टेन्योर नहीं है, लेकिन मेंबर्स का टेन्योर है 6 साल का। वो ऐसे चलाया जाता है कि हर दूसरे साल 1/3 मेंबर्स रिटायर कर दिए जाएं। तो हर दूसरे साल में इलेक्शन होता है राज्यसभा का। तो एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एंड एवरी मेंबर हैज ए टेन्योर ऑफ 6 years। एक प्रोसेस होता है जिसके तहत इसको फॉलो किया जाता है। आपके लेवल पे बताने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि हर दूसरे साल राज्यसभा का इलेक्शन हुआ करता है, लोकसभा का 5 साल में होता है। राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन हर 2-2 साल में होता है, क्योंकि एक लॉ बना हुआ है जिसमें ए मेंबर हैज टेन्योर ऑफ 6 years, इट इज मेंटेन्ड इन सच अ वे that every 2 years 1/3 of the members are retired and new elections take place। तो राज्यसभा एज ए हाउस डज नॉट हैव एनी टेन्योर, इसका कोई टेन्योर नहीं होता। राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, मेंबर्स का 6 साल होता है, याद रखना है ये। राज्यसभा मेंबर बनने की क्वालिफिकेशंस क्या होती है? Obviously, one should be citizen at least 30 years of age, no office of profit। नागरिक हो, 30 साल की एज हो गई हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। राज्यसभा को तभी तो कहते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स। लोकसभा की एज 25 है, इसकी एज 30 है, इसलिए राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ विजडम कह दिया जाता है। जनरली कहते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ विजडम, अपर हाउस कह देते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल की एज होनी चाहिए, नागरिक होना चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। किसी और लॉ में भी डिस्क्वालिफाइड, इलेक्शन लॉ वगैरह है बहुत सारे, किसी और लॉ में भी डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो कंटेस्ट कर सकता है फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। तो क्वालिफिकेशंस आर सिटीजन एट लीस्ट 30 years of age, no office of profit and otherwise not disqualified। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अदरवाइज नॉट डिस्क्वालिफाइड, किसी और कानून में कोई डिस्क्वालिफिकेशन निकलती ना हो। तो राज्यसभा के ये क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर के लिए हुआ करती है। एनीबडी कैन, इफ वन फुलफिल्स दिस, he shall file nomination paper before the election commission। election होंगे and he will become the member of Rajya Sabha। now Rajya Sabha के ऑफिसर्स, राज्य सभा का एक चेयरमैन होता है। कौन होता है? कल बताया था। देयर शैल बी वीपी हु शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, वीपी होता है, जो वीपी होता है भारत का, वही बन जाता है राज्यसभा का चेयरमैन ऑटोमेटिकली। जो एक्स ऑफिशियो का मतलब ऑटोमेटिकली। तो राज्यसभा को चलाते हैं चेयरमैन जो होते हैं वीपी। अगर चेयरमैन नहीं है तो हो सकते हैं डिप्टी चेयरमैन, तो हो जाते हैं डिप्टी चेयरमैन। और एक होता है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। देखिए, चेयरमैन नहीं है तो हाउस को कौन चलाएगा? डिप्टी चेयरमैन चला देगा। और जैसे भारत सरकार का सचिवालय होता है, ऐसी राज्यसभा का सचिवालय होता है। और राज्यसभा सचिवालय के हेड होते हैं राज्यसभा के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। ये नौकरी करते हैं राज्यसभा की। तो जैसे वहां कैबिनेट सेक्रेटरी होता है भारत सरकार का, ऐसी राज्यसभा का अपना सचिवालय भी है, कहलाता है राज्यसभा सचिवालय, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल फंक्शनल हेड हैं। तो वैसे राज्यसभा का हेड कौन होता है? चेयरमैन, हेड ऑफ राज्यसभा। कभी भी क्वेश्चन आ जाए राज्यसभा का हेड कौन है, तो आपका आंसर सेक्रेटरी जनरल नहीं होगा, होगा चेयरमैन। वीपी मत लिखिएगा, वीपी तो अलग है। वीपी जब चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा के संदर्भ में, वीपी कहलाता है चेयरमैन, अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट कहलाते हैं। और वो नहीं होंगे तो एक डिप्टी चेयरमैन हो सकता है। और एक ऑफिस होता है, कहलाता है राज्यसभा सचिवालय, हेडेड बाय ए ऑफिसर कॉल्ड सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो ये राज्यसभा को चलाने वाले ऑफिसर्स कहलाते हैं, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन आ जाए, राज्यसभा सचिवालय हेडेड बाय whom? Who is the actual head of राज्यसभा सचिवालय? चेयरमैन। राज्यसभा का हर चीज फंक्शंस अंडर चेयरमैन।
तो राज्यसभा सचिवालय इज फंक्शनली हेडेड बाई सेक्रेटरी जनरल, एक्चुअली हेडेड बाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के ऑफिसर्स होते हैं। दिस इज राज्यसभा, ये राज्यसभा होती है। सिमिलरली आर्टिकल 81 में होती है लोकसभा, कहलाती है हाउस ऑफ द पीपुल, लोअर हाउस है ना, लोअर हाउस भी कहलाता है। कॉम्पोजिशन comprises not more than 530 members elected directly by the people to not more than 20 members elected directly by the, यहां पे हो जाएंगी स्टेट्स, यहां हो जाएंगी यूटीज, एंड 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। समझ लीजिए, ये है डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस कंपोजिशन। नॉट मोर देन 530 मेंबर्स इलेक्टेड, हाउ लिखा है डायरेक्टली, इसका मतलब बाय द पीपुल। हम और आप सीधे वोट देते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। ऐसे 530 मेंबर्स कहां से आते हैं? 28 राज्यों से, पहले 29 थे, अब 28 राज्यों से, मतलब 28 राज्यों को बांटा जाएगा 530 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में, और हर एक से एक मेंबर चुनकर आएगा, हम लोग वोट देंगे। इसी तरीके से 20 मेंबर्स कहां से आ सकते हैं? यूनियन टेरिटरीज से, जो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई है, जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिला के पहले 7 थी। इन 9 से आएंगे कितने? दमन दीव और दादर नगर को ज्वाइन कर दिया गया है, तो फिर 8 हो गई। ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। जितने भी यूटीज हैं वहां के लोग वोट देंगे तो चुन सकते हैं कितने? 20 मेंबर्स। 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस, तो लोकसभा की सैंक्शन स्ट्रेंथ हो सकती है 552, 530, 20 एंड 2। एक्चुअल कितनी है? 530 के 530 हो चुके हैं शुरू, 20 में से अभी 13 लिए जाते हैं और 2 हो सकते हैं एंग्लो इंडियंस। तो 543 इलेक्टेड एंड 2 नॉमिनेटेड, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 545। जब भी हम टोटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 545। 552 सैंक्शनड है और 543। जब भी हम कहते हैं लोकसभा का चुनाव हो रहा है या देश का आम चुनाव हो रहा है, तो इसका मतलब हम समझते हैं 543 का चुनाव हो रहा है 530 राज्यों से। अब 13, अभी यहाँ 7 शुरू नहीं हुई हैं, यहाँ 530 की 530 शुरू हो चुकी हैं। तो 543 का इलेक्शन जब होता है तो हम कहते हैं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो लोकसभा का चुनाव कहलाता है देश का आम चुनाव, जनरल इलेक्शन ऑफ द कंट्री, प्लस 2 एंग्लो इंडियंस 545। अभी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, जिसमें एंग्लो इंडियंस का जो प्रोविजन है वो खत्म कर दिया गया है। तो एंग्लो ये फोर्स में कब आएगा देखते हैं। 2 एंग्लो इंडियंस का जो प्रोविजन था वो खत्म कर दिया गया है यहां पर भी, और एक राज्यों में जो हो सकता था। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हम इसे अमेंडमेंट में देख लेंगे। इस तरीके से ये लोकसभा का कॉम्पोजिशन होता है। राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। सीधे जनता चुनती है तो लोकसभा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकसभा है, क्योंकि सीधे जनता के से चुना जाता है लोकसभा का कॉम्पोजिशन। लोकसभा का टेन्योर कितना होगा? लोकसभा का टेन्योर होता है 5 इयर्स। उस दिन से जिस दिन शुरू होती है, जिस दिन होती है इसकी पहली मीटिंग, उससे पहले मे बी dissolved by the president। लोकसभा भंग हो सकता है, उससे पहले ये राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा कब भंग होगा? जब सरकार के खिलाफ पास हो जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन,
और कोई और पार्टी सरकार बनाने की हालत में ना हो। ऐसे में राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोकसभा को भंग कर देंगे और नए चुनाव की घोषणा करवा देंगे। तो 5 साल से पहले टेन्योर खत्म होने का एक ही मौका तरीका है कि no party is in position to form the government and the president has no option he then to declare the election, hence it may be dissolved। लोकसभा भंग होने को कहते हैं dissolution, done by whom? President। तो 5 साल से पहले खत्म होने की सिचुएशन एक ही है, dissolution, और may extend beyond 5 years if country has come under emergency। ये इमरजेंसी में पढ़ लेंगे। अगर देश में लग जाए इमरजेंसी और लोकसभा के 5 साल पूरे हो रहे हो, तब लोकसभा का टेन्योर एक्सटेंड हो जाता है 1 year at a time, any number of times till emergency is over। अगर इमरजेंसी नहीं है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से आगे जा ही नहीं सकता। The only situation where Lok Sabha's tenure can go beyond 5 years is when the tenure is coming to an end, there has been imposed emergency in the country। If that is so, then Parliament will extend the tenure of Lok Sabha in the unit of 1 year at a time, any number of times until the emergency is revoked। जब तक इमरजेंसी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक एक साल 5 साल नहीं बढ़ा देंगे, हर बार 1 साल बढ़ेगा और ऐसे एक साल कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं जब तक इमरजेंसी खत्म ना हो जाए। वरना लोकसभा का टेन्योर कभी भी 5 साल से आगे नहीं जा सकता। 5 साल से पहले खत्म होने की सिचुएशन एक की भंग कर दी जाए, या 5 साल से आने की सिचुएशन, आगे जाने की सिचुएशन एक होती है। अदरवाइज टेन्योर इज 5 years when लोकसभा कंडक्ट्स इट्स फर्स्ट मीटिंग, वहां से 5 साल काउंट होते हैं। तो लोकसभा का टेन्योर होता है, राज्यसभा का नहीं होता। क्योंकि राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता इसलिए राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। विच हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड? राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। व्हाई? बिकॉज राज्यसभा डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टेन्योर। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बिकॉज इट हैज अ टेन्योर। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 साल का, हाउस का नहीं होता। लोकसभा के मेंबर का भी 5 साल होता है, लोकसभा का भी 5 साल होता है। सो टेन्योर ऑफ लोकसभा। नाउ this qualifications, who can become member of Lok Sabha? तो वही citizen, 25 years of age, no office of profit and otherwise not disqualified। जैसे इलेक्शन लॉ वगैरह में हो जाता है कि आप 6 साल के लिए या 10 साल के लिए लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि आप सजा काट रहे हैं या आप इलेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाइड हैं। तो नागरिक हो, 25 साल की एज हो कम से कम, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड किसी और लॉ में ना हो। यदि ऐसा है, एनीबडी कैन कंटेस्ट एंड कैन बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा बाय कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर लोकसभा। तो दिस इज द क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा। ये बात समझ में आ गई? चलिए इसको यही रोकते हैं। ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा एक बड़ा टॉपिक है जिसमें हम स्पीकर को लेंगे और स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। तो स्पीकर हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। दिस फार वी हैव डन लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमने एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर लिया, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड लेजिस्लेचर डिस्कस कर लिया इन द फॉर्म ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब स्पीकर डिस्कस करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ बिट लॉन्गर टॉपिक, तो हम अलग से ले लेंगे स्पीकर। तो I wind up over here. Thanks a lot for watching this video. Thank you.